कोरोना की तीसरी लहर की संभावना हमारे सामने है और ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में दस्तक दे चुका है। तो ऐसे में ये वेरिएंट शायद बच्चों पर ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है और शायद इसीलिए सरकार ने तुरंत ही स्कूलों को 50% कैपेसिटी में स्कूल चलाने का, ऑफलाइन स्कूल चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन अगर कोरोना बच्चे को होता है तो ऐसे में क्या स्कूल दोषी होगा या पेरेंट्स दोषी होंगे? क्योंकि जैसे ही कोरोना का केस कहीं पर भी देश में देखा गया है तो सरकार ने इमीडिएटली स्कूल को बंद किया और स्कूल को ही दोषी मीडिया ने भी और सरकार ने मान लिया। लेकिन 3 घंटे स्कूल जाने वाला बच्चा क्या बाकी समय कहां बिता रहा है? इस पर सरकार या लोग चिंता क्यों नहीं करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे सीधा सवाल के आज के एपिसोड में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं सोईथराम स्कूल नॉर्थ कैंपस के प्रिंसिपल और सहोदया इंदौर के एसोसिएशन के अध्यक्ष यूके झा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। और सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दे जो समाज में आज शिक्षा पे क्वेश्चन उठ रहे हैं या शिक्षा को पहुंचाने के ऐसे मुद्दे हैं उन पर हम सीधा सवाल में बात करते हैं। तो सर मेरा सीधा सवाल में आपसे सीधा सवाल ये है कि हम आज अगर कोरोना किसी भी बच्चे को हो रहा है, हमने अभी तक देखा है इस स्थिति में, तो सीधा एक दोष स्कूलों पर मट जाएगा कि बच्चा स्कूल में गया और कोरोना हो गया और ऐसे में फिर शिक्षा प्रभावित हो जाती है और माँ बाप और जो लोग हैं वो डरते हैं और स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या अगर बच्चे को कोरोना होता है स्कूल में तो क्या स्कूल ही दोषी है? इस बारे में मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सेकेंड वेव में कोरोना ने इम्पैक्ट डाला, जो सोसाइटी में उसका भयावह चेहरा दिखने को मिला, उसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हो गया और पेरेंट्स को लगता है कि आजकल के जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो पेरेंट्स के 1-2 बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उन बच्चों से अटैच्ड रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे और हर हालत में सेफ रहे और इस वजह से वो चाहते ऐसा है कि भाई स्कूल ना जाए, आइसोलेशन में रहे, घर पे रहे, बच्चा सेफ रहेगा। जब वो स्कूल भेजते हैं तो दोष मढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि बच्चे को कोरोना हो गया, वो तो स्कूल के अगेंस्ट तब से शुरू हो गए थे जब से ये कोरोना का आया। क्योंकि जब ऑफलाइन की वजह ऑनलाइन शिक्षा का प्रारूप आया तो उनको लगा कि इस ऑनलाइन के लिए हम इतनी फीस क्यों दे रहे हैं, हमारी फीस में कटौती होनी चाहिए, जबकि स्कूल के खर्चे उतने ही थे, टीचर्स की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, सब कुछ था उसमें। लेकिन उसका जो विचार था कि कहीं ना कहीं हम इस तरह का प्रेशर बिल्डअप करें कि हमारे बच्चों की जो फीस है वो कम हो जाए। तो जो एक ट्रस्ट था जो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में, एक बहुत अच्छा ट्रस्ट था जब ऑफलाइन क्लासेस चला रहे थे, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं शेकन हुआ, वो ब्रेक हुआ है। इस वजह से जो दोष है वो इस वजह से स्कूल पे पढ़ने की कोशिश की जाती है कि भाई इस तरह से हम स्कूल को दोषी बना दें। कहीं ना कहीं वो उनमें वो जो स्कूल के फीस को लेके जो वो चाहते थे जिस तरह की कटौती हो और चाहे उस ट्यूशन फी लेने का ही आदेश क्यों ना हाईकोर्ट ने दे दिया हो, सरकार ने दे दिया हो, लेकिन वो भी उनको ज़्यादा लगता था। तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ उसकी वजह से उनकी सोच ऐसी हो गई कि सब चीज़ स्कूल दोषी है, हर चीज़ में स्कूल दोषी है। जो कि स्कूल कई बार उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छे कहलाते थे, वो सडनली वो नैरेटिव चेंज हो गया और इस वजह से वो दोषी कहलाने लगा और वही सारा रिफ्लेक्शन पूरी सोसाइटी में हो गया, मीडिया में हो गया, वही सोच है। क्योंकि मैंने देखा कि अभी स्कूल वापस से 50% कैपेसिटी पे आ गए, तो अब क्या शिक्षा कोरोना काल में अब दी नहीं जा सकती है कि ये असंभव जैसा हो गया है क्या कि हम कोरोना में शिक्षा नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चेंज जो है वो अल्टीमेट है। चेंज तो चाहे कोरोना ने लाया हो, किसी वजह से भी लाया हो, और हमें हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज से ही देखना चाहिए कि इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है कि आज जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, जो शिक्षा केवल हमें सब्जेक्ट को ही इनकलकेट करने का माध्यम नहीं है, हमें पर्सनालिटी करने का नज़रियों से देखना चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस है वो बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड है
और उससे हम केवल सब्जेक्ट के कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और जो चीज़ें हैं, जो पीयर डिस्कशंस होता है, जो ग्रुप डिस्कशंस होता है, जो ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर से बच्चे का, वो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो मिसिंग है इस समय, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाते, उसका इम्पैक्ट वो नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक अच्छा संवाद हो, एक ट्रस्ट वापस डेवलप हो कि अब हमें इसी उसमें चल रहा है कि हम ऑनलाइन भी रहेंगे, ऑफलाइन भी रहेंगे, हम वो एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ऑफलाइन मोड में हम सपोर्ट करेंगे, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे, भेजेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि स्कूल सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है और पूरे प्रिकॉशंस ले रहा है, हाइजीन भी मेंटेन कर रहा है। इस तरह का ट्रस्ट आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन स्कूल मैं रोक रहा हूँ बीच में कि स्कूल इतना ट्रस्ट, क्योंकि काफ़ी साल हो गया, 2 साल हो गया, तो स्कूल अब ये ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाया क्या कि पेरेंट्स को समझाने में असफल रहा स्कूल की हाँ नहीं आप अपने बच्चे को भेजिए, आपका बच्चा यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे यहाँ पूरे कोरोना गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर बच्चों को भेज सकते हैं। वो ट्रस्ट बनाने में नहीं सक्षम रहा, ये कहना तो गलत होगा। शायद हम समझना नहीं चाह रहे थे। पर्पज़ उसका यही है कि स्कूल सब कुछ कह रहा है, वो ये भी कहता है कि आप स्कूल आ जाइए, आप पूरा देख जाइए, सारा जो हमने SOPs बनाई है, जो व्यवस्था है, आप उसको देख जाइए, आपको ट्रस्ट हो तभी भेजिए। सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, आप कोई चीज़ ऐसी छिपी हुई नहीं है। लेकिन वो पेरेंट ये सोचे ना कि हमें भेजना है तो वो देखने आएगा, लेकिन अगर उसको भेजना ही नहीं है तो उसको ये क्रिएट करना है कि पैनिक है, नहीं हम बच्चे को किसी भी हालत में स्कूल नहीं भेजेंगे, उसको कोविड हो गया तो कौन दोषी, कौन जिम्मेदार होगा। अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात हो कि भाई अगर कुछ बच्चे को कोविड हो जाता है तो स्कूल ही दोषी होगा, तो फिर उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, फिर तो हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। चूँकि आप प्रिंसिपल के अलावा एक शिक्षाविद भी हैं और एसोसिएशन को भी हेड कर रहे हैं इंदौर में, तो काफ़ी लोगों से बातचीत होती होगी। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर कि क्या इतना असंभव है कि हम स्कूल और कोरोना को साथ साथ लेके चल नहीं सकते? अब तो बिल्कुल चल सकते हैं। जिस दिन पेरेंट्स और स्कूल के बीच में ट्रस्ट वापस बिल्डअप हो जाता है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोरोना के साथ भी, क्योंकि अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, उसका कोई रीज़न स्कूल ही नहीं है कि स्कूल आने से किसी और की वजह से, क्योंकि स्कूल तो सबसे सेफ एनवायरनमेंट है जी, क्योंकि वहाँ पे एडल्ट से उनका जो एक्सपोज़र है बहुत लिमिटेड है जी, जो कि बाकी फंक्शंस में, बाकी सोसाइटी में जब बच्चा जाता है तो वहाँ एडल्ट्स के साथ एक्सपोज़र ज़्यादा है जी। और ये बच्चों में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है ही, बच्चे एक दूसरे को अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है और वो स्कूल आ जाता है गलती से तो पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसकी भी सारी व्यवस्था स्कूलों ने कर रखी है बिना टेम्परेचर चेक किए। पूरे जब वो पेरेंट्स को भी इस तरह की SOP दी है कि भाई आपको लगे कि बच्चा आपका हल्का सा भी उसको भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो स्कूल ना भेजें जिससे कि दूसरे बच्चे सुरक्षित रहें। तो अगर सब लोग प्रॉपर तरीके से उस गाइडलाइंस को फॉलो करें और एक ट्रस्ट बन जाए और स्कूल और पेरेंट्स के बीच में कि नहीं हमें कोरोना के साथ पढ़ना है, तो ये कोई असंभव चीज़ नहीं है। और बहुत अच्छा हम दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत ही जो मिश्रित हाइब्रिड सिस्टम बोले हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारा केवल कंटेंट डिलीवर वाला एस्पेक्ट नहीं रहा। अब सब टीचर्स को अपग्रेड होना पड़ा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, सबने अपने आप को अपग्रेड किया और वो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसके पास रेडिली अवेलेबल है सब कंटेंट। आज वो गूगल पे एक सर्च पे वो देख सकता है, टीचर को चेक कर सकता है कि टीचर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के सामने भी। तो सब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और कितना बच्चों को हम जो 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से तैयार करना है, जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं बच्चों के लिए, फ्यूचर कैरियर्स हैं, उसके लिए कैसे हम तैयार करें, ये सबकी भूमिका में के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर तरीके से वो निभाएं। तो दोनों साथ चल सकता है, ट्रस्ट बनना चाहिए, ट्रस्ट बनने की ज़रूरत है बस। अब चूँकि क्या है कि मैंने अभी कई पेरेंट्स से हमारे इस पर चर्चा हुआ और पेरेंट्स का कहना था कि हमने उनसे कहा कि अभी शादी ब्याह का समय है
और ज़्यादातर लोग फैमिली फंक्शंस में जा रहे हैं, फैमिली को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वहाँ आपको डर नहीं लगता है और स्कूल में बच्चे को भेजने में डर लगता है। तो एक ऐसा माइंडसेट क्यों है? मैं तो इसमें तो एक बहुत दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ कि सरकार को तो यह आदेश देना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है इस तरह के समारोह में शामिल नहीं होगा जी। तो मतलब पेरेंट्स को ही सोचना चाहिए कि हम बच्चों को कहाँ एक्सपोजर दे रहे हैं जी, और फिर जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है उसको उसके लिए हम ना कर रहे हैं कि वहाँ बच्चा नहीं भेजेंगे। तो ये थोड़ी सी नहीं, इसीलिए हम ये आज सवाल इसलिए ढूंढ रहे हैं, इस सवाल का जवाब, और हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार यदि बच्चों के लिए इतनी ही चिंतित है कि उसने तुरंत सबसे पहले स्कूल में बच्चों को बोला कि नहीं, आप 50% कैपेसिटी के साथ आएंगे, तो क्या यही आदेश, जैसा आपने भी बोला अभी, क्या यही आदेश मॉल्स के लिए मिल सकता था? क्या यही आदेश फैमिली फंक्शंस के लिए मिल सकता था? शादी समारोह के लिए मिल सकता था? यदि मैं सरकार पर दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद कैलकुलेशंस में गलती हो रही है सरकार से, और इसीलिए डायरेक्ट जहाँ शिक्षा प्रभावित होनी है, अगर बच्चा कंसर्न है तो आप ओवरऑल एक ऐसा आदेश दीजिए जहाँ हर जगह पर बच्चे 50% कैपेसिटी में आए, लेकिन केवल स्कूल में 50% कैपेसिटी में आएगा, मॉल में 100% कैपेसिटी के साथ जा सकता है, बाकी जगहों पर 100% कैपेसिटी के साथ जा सकता है। ये एक थोड़ा ट्यूनिंग हमें आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझना हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हर जगह हमारे हिसाब से शादियों में भी इस तरह के कार्यक्रम में भी ये लिखा होना चाहिए कि माइनर्स आर नॉट अलाउड जी। 18 साल से कम वाले जो नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो इस पार्टीज़ में नहीं आ सकते। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो तो समझ में आती है कि बात कि आप स्कूलों को पाबंद कर रहे हो तो इन चीज़ों को भी पाबंद करना चाहिए जी जी, कि हर जगह आप उसको एक्सपोज कर रहे हो और फिर अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो सारा दोष स्कूल का चला जाता है कि जो सही नहीं है। ये सभी की समझ में आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्कूल को लेके ही सॉफ्ट टारगेट किया गया है कि सारा कुछ दोष जो है स्कूल का ही। क्योंकि हम कहते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ऑप्शन आपने ओपन कर दिए थे, तो सरकार के पास तो ऑप्शन था कि भाई पेरेंट्स कंसेंट दे रहा है तो आप भेजिए, पेरेंट्स कंसेंट नहीं दे रहा है तो मत भेजिए। जैसे आज स्थिति में है कि पेरेंट्स अगर चाह रहा है कि हम बच्चे को मॉल लेकर जाएंगे तो लेके जाना चाह रहा है, ले जाता है, नहीं ले जाके जाना चाहता है, नहीं ले जाता है। सेम स्कूल के साथ है। फिर ऐसे में एक आदेश निकालना कितना मतलब जस्टिफाइड था, ये समझना मुश्किल है। हाँ, ये जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी उसमें जस्टिफाइड नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक डेटा आपके पास नहीं था, सरकार के पास डेटा नहीं था कि किस स्थिति में स्कूल चल रहे हैं, तो उसके बाद सडनली ये और विद इन अ डे इम्प्लीमेंटेशन किया उसका, वो गलत तरीका था। कुछ समय देना चाहिए था, और एकदम से तो ओमिक्रॉन फैलने वाला नहीं था कि सारा ओमिक्रॉन जो है स्कूल पे गिरने वाला है, ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो इसमें शायद बहुत जल्दीबाजी की है सरकार ने, और समय देना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हम जैसा डेटा अभी हम देख रहे हैं, आज तक का अगर हम डेटा की बात करें तो सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार ये तो और बीमारियों से भी होते रहे हैं। ये कोरोना से एक्स्ट्रा हो रहा है ऐसा नहीं है, केवल डर था जान जाने का, यही एक डर रहा इस बीमारी के साथ में। लेकिन आज तक का जो डेटा है, अगर हम आज की डेट तक की बात करें तो डेटा ये है कि ओमिक्रॉन से एक भी डेथ पूरे वर्ल्ड में नहीं हुई है। तो फिर इतनी घबराहट, जल्दीबाजी क्यों दिखाई दी सरकार को स्कूल के साथ? नहीं, उसके पीछे जो मेरी भी कई डॉक्टर्स से बात हुई, उनका कहना है कि अभी हम इस बारे में कह नहीं सकते कि अभी डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हमें 15-20 दिन और चाहिए, और शायद इस मंथ के एंड पे हम इस बात को कहने पे सक्षम होंगे कि ये डेल्टा जैसा घातक नहीं है, इसमें मोर्टालिटी नहीं होगी, डेथ्स नहीं होंगी। जिस दिन ये डॉक्टर्स कह देंगे कि भाई इसमें मोर्टालिटी नहीं है, कोई डेथ्स नहीं होगी, तो शायद ये डर, पैनिक कम हो जाए। इस पर मैं आपको ऐड करूंगा, अभी ये कल की ही न्यूज़ है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने आदेश दिया कि स्कूल 100% कैपेसिटी के साथ ही खोलेंगे, और आज से छत्तीसगढ़ में 100% कैपेसिटी के साथ स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये एक तरफ उनका, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये मार्क किया कि अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि ये कितना प्रभावित करने वाला है, कितना खतरनाक है। तो जब तक ये डेटा नहीं आता है तब तक हमको लगता है कि शिक्षा का इतना नुकसान हो चुका है और नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जितना हम बचा सकते हैं वो बचाएं। तो शायद बहुत अच्छा निर्णय है ये। और ये हमारे यहाँ पर इतनी मध्य प्रदेश में इतनी जल्दीबाजी या इतना जस्टिफाइड डिसीजन क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये सरकार अलग स्टेट में कुछ अलग नियम, इधर कुछ अलग नियम, शायद
सेंट्रल को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और एक आदेश पारित करना चाहिए जो सबके बच्चों को देखते हुए, उसके एजुकेशन को देखते हुए इतना लॉस ऑलरेडी हो चुका है जी। और ये पेरेंट्स को भी अब समझ में आने लगा है कि ऑनलाइन की वजह से बच्चों में गैप क्रिएट हो गया है और अब ये ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल जाए और उसकी प्रॉपर एजुकेशन हो। तो इसमें शायद हमको लगता है कि सेंट्रल के इंटरवीन करने की बहुत ज़रूरत है और एक जैसा आदेश पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि अभी कहीं पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आया है कि इसका इम्पैक्ट इतना गड़बड़ है। तो हम आशा करें कि अब कोरोना जो है इसके साथ में शिक्षा अब चलती रहेगी और यदि बच्चे को कोरोना हुआ किसी भी जगह, हम चाहेंगे कि कभी किसी बच्चे को भी नहीं हो, लेकिन यदि हुआ तो उसमें आशा करेंगे कि स्कूल दोषी नहीं होगा। मेरा कहना यही है कि किसी को भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, उसके लिए स्कूल ही ज़रूरी नहीं है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें नहीं होगा। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर हो भी जाता है तो हम ठीक हो जाएंगे। ये सिंपल फ्लू है, कफ एंड कोल्ड होगा और हम ठीक हो जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये पॉजिटिविटी के साथ हम एज ए पेरेंट भी चलते हैं तो फिर इसका दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं सर कि आपने जैसा बात कही कि अब शायद ऐसे दोषारोपण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस शो के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। शायद इस सोच से हम कर पाएँ और वो स्कूल को तो एटलीस्ट दोषी ना दें। उम्मीद तो यही है और सभी पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि दोष ना दें और ट्रस्ट डेवलप करें स्कूल्स पे भी, और स्कूल्स पे अगर उनको कोई शिकायत है तो जाके बात करें। और सब तैयार हैं, स्कूल भी सब चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से शिक्षित हों और एजुकेशन का वापस वही लेवल जो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे कर वो ऊपर ही जाए, उसमें कोई गैप क्रिएट ना हो और बच्चे अपने कैरियर में जो चाहते हैं वो उनको मिले। थैंक यू सर, आपने इस चर्चा में आज समय दिया और इतनी डिटेल जानकारी हमको शेयर की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इस चर्चा के माध्यम से बात करें तो दोषारोपण की बजाय हम शिक्षा पर बात करें, क्योंकि स्कूल आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्कूल और शिक्षाविद, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल्स होने के नाते या टीचर्स होने के नाते हमने सबसे बात करी, उनका सबसे बड़ा कंसर्न है शिक्षा को वापस पहुंचाना। और आप केवल एकेडमिक नहीं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करिए, जाइए अपने स्कूल से बात करिए, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए और कैसे शिक्षा पहुंच पाएगी इस पर बात करें। हम दोषारोपण पर, एक दूसरे को दोष देने पर ना बात करके शिक्षा कैसे मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे को मिल पाएगी, इस पर बात करें। तो हम कोशिश किया हमने आज के इस सीधा सवाल में कि दोषी कोई नहीं है, हम शिक्षा पर बात करें, शिक्षा कैसे पहुंचेगी उस पर बात करें। कोरोना और शिक्षा अब साथ साथ ही चलेगी। और सीधा सवाल में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।